हाल ही में पश्चिम एशिया के अंदर उत्पन्न हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट का लग रहा है सऊदी ने समाधान निकाल लिया है। देखिए, स्थितियां बिगड़ी अमेरिका और ईरान और इजराइल के चलते, दुनिया परेशान हुई, दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान पर छूना शुरू हो गई, युद्ध के 19 दिन बीत चुके हैं और तेल का जो रास्ता है जहां से लगभग 20% दुनिया की ऑयल सप्लाई होती है वर्ल्ड की, वो मार्ग अमेरिका के चलते, ईरान के चलते बाधित हो चुका है। अमेरिका ने युद्ध शुरू किया, ईरान उसे दुनिया पर प्रेशर टेक्निक करने के लिए प्रेशर बना करके इसको रोक कर बैठ गया कि अब हम जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है हम इसी को रोकते रहेंगे ताकि कम से कम अमेरिका पर, इजराइल पर दुनिया प्रेशर क्रिएट कर सके। और प्रेशर हो रहा है अमेरिका पर क्रिएट। जैसे दुनिया के सामने ह्यूमिलिएशन तो है ही ना कि आज नाटो कंट्रीज भी उसके साथ आने से इनकार कर रही हैं कि हम नहीं चलेंगे भाई तुम्हारे युद्ध में। तो एक प्रकार से अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है, अमेरिका को अपने कई फैसलों से पीछा हटना पड़ रहा है। चाहे रशिया के तेल को दुनिया भर की खरीद की परमिशन देना हो, जिस रशिया को वो लगातार मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक के तहत सैंक्शन किया जा रहा था, अब महीने भर के लिए तेल की परमिशन देनी पड़ी। सोच रहा था युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, आज 19 दिन हो चुके हैं, तो निश्चित ही ये प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हुए और अमेरिका इस प्रेशर को रिलीव करने में कहीं ना कहीं विफल हो रहा है। अब विफल हो रहा है, लेकिन इन दोनों की टसल में लड़ाई फैलाई अमेरिका और इजराइल ने, परेशान पूरी दुनिया हो रही है। तो समाधान निकालने के लिए जो और ऑप्शंस हैं उन पर काम चल रहा है। तो ऐसे में जो ये पश्चिम एशिया के देश हैं, जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश हैं, जैसे यूएई है, सऊदी है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, ये सब ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। इन लोगों के पास में विकल्प क्या हो सकते हैं? तो उन्हीं विकल्प में फिलहाल सऊदी ने एक बढ़िया विकल्प निकाल लिया है और सऊदी का जो निकाला हुआ विकल्प है वही विकल्प फिलहाल के लिए दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है। क्या कर लिया है सऊदी ने? सऊदी ने एक पाइपलाइन के थ्रू अपने पूरे उत्तर वाले हिस्से से दक्षिण वाले हिस्से के लिए पाइपलाइन शुरू कर दी है। अब सऊदी में उत्तर और दक्षिण की क्या कहानी है? असल में सऊदी को अगर आप मैप पर देखेंगे तो उसका उत्तरी किनारा जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, वहीं उसका जो दक्षिणी किनारा है वो लाल सागर में खुलता है। यानी कि सऊदी अरब दो तरफ खाड़ियों से जुड़ा हुआ है, या कहिए तो दो तरफ समुद्रों से जुड़ा हुआ है। तो अपने पूरे देश में से बाईपास करते हुए उसने ऑयल पाइपलाइन डाल रखी थी पहले से ही। तो सऊदी अरेबिया ने अब उसी पाइपलाइन के माध्यम से सऊदी अरामको के तेल को, या फिर जो सऊदी अरामको के अलावा दूसरी जो रिफाइनरी इनके पास थी जिसके ऊपर अटैक हुआ था, उसके तेल को निकाल करके अब पश्चिम की तरफ वाला हिस्सा या दक्षिण की तरफ वाले हिस्से की तरफ जो रिफाइनरी का किनारा है, या फिर कहिए कि सऊदी का किनारा है, वहां पर तेल भेजना शुरू कर दिया है। तो सऊदी अरब ने एक नया रास्ता फिलहाल के लिए ऑल्टरनेट रूप में तैयार करके दे दिया है, जो अपने आप में दुनिया के लिए एक खास रूप से फिलहाल राहत भरी खबर बनकर आ रहा है। ठीक है साहब, तो मैप पर हम चर्चा करेंगे सारी चीजों की, लेकिन उससे पहले समझ लें कि दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड की कीमतें हैं वो लगभग 100 से ऊपर चली रही हैं। कहां $60 प्रति बैरल था, आज $146 प्रति बैरल इंडियन बास्केट के अंदर आपको तेल दिखाई दे रहा है। ऐसे में सऊदी अरब के द्वारा अपनी ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन के माध्यम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हुए रेड सी में अपना जो पोर्ट है जिसका नाम यानबू पोर्ट है, वहां से तेल भेजने की खबर निकलकर आती है। वहां से वो अब भारत को भी तेल भेजना शुरू कर चुका है। शिपिंग ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 4 तेल टैंकर जिनमें करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल है, वो इसी रास्ते होते हुए भारत की तरफ आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो साहब, ये पूरा की पूरा अरब पेनिनसुला है। पेनिनसुला बोले तो पानी के बीच में स्थल भाग। तो ये दो चारों तरफ से पानी से, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ जो स्थान है, पर्शियन गल्फ है, अरेबियन गल्फ है, यहां पर अरब सागर है, यहां पर लाल सागर है, यहां पर बाब मंडल है। ये वाला जो अरब सागर है ना, इधर से नीचे की तरफ, अब टेक्निकली देखा जाए मैप पर अगर हम दिशाओं की बात करते हैं तो वो दिशाएं कुछ यूं होती हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है। नियम अनुसार अगर बात की जाए तो तेल यहां से यहां जा रहा है, लेकिन सऊदी में हल्का सा ये टेढ़ा हो रहा है, तो इसको ईस्ट से वेस्ट कंसीडर किया जा रहा है। तो इसको ईस्ट वेस्ट लाइन बोला गया है सऊदी के अंदर। तो अगर और गहराई से देखें तो आप देखें ये सऊदी अरेबिया रहा, तो सऊदी अरेबिया के अंदर ना यहां से होकर के पाइपलाइन इधर की तरफ लाल सागर में पहुंची जा रही है। तो पहले क्या होता था, इस रास्ते से होकर के तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलते हुए भारत आना होता था। अब इस रास्ते को बाईपास करते हुए पाइपलाइन डाल दी रेड सी के लिए। यह आज की नहीं डाली है, बहुत पहले की डाली है। पिछली बार जब इराक युद्ध हुआ था उस समय पर जब दुनिया को संकट आया था, तब सऊदी ने समझदारी करते हुए लगभग 1200 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन थी जो यहां पर डाली, और यहां पर रेड सी में इसने एक पोर्ट बनाया जिसका नाम यानबू पोर्ट रखा था। उस यानबू पोर्ट के माध्यम से अब ऑयल सप्लाई हो रही है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, यहां से निकला तेल आराम से स्वेज कैनाल से होकर के मेडिटेरेनियन सी में भेजा जा सकता है। यहां से निकला तेल इधर से होते हुए ये वाला जो स्ट्रेट है ना, यहां से होते हुए भारत भेजा जा सकता है। ये स्ट्रेट कौन सा है? बाब ए मंडल। ये स्ट्रेट कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पर किसका कंट्रोल है? ईरान का। इस पर किसका कंट्रोल है? इस पर कंट्रोल है यमन का। यमन के सामने बैठने को अफ्रीका के अंदर जिबूती बैठा है, चाइना वालों ने अपनी फौज बिठा रखी है, लेकिन यमन में इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हूती सक्रिय हैं। अब ये हूती कौन है? हूती वो हैं जो ईरान के शिया समर्थित विद्रोही संगठन है ईरान के, जो कि यहां पर यमन की आधी सत्ता पर कब्जा करके बैठे हैं। इस क्षेत्र को उन्होंने इतना कंट्रोल कर रखा है जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने कंट्रोल कर रखा है। ये लोग यहां पर निकलते जहाजों पर गोला मार देते हैं, अभी नहीं मार रहे हैं बस, मतलब लंबे समय से ईरान के अंदर यह अपेक्षा चल रही है, दुनिया सोच रही है कि भाई इन दिनों लेबनान के अंदर तो हिजबुल्लाह खूब इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन इधर से हूती क्यों नहीं हमले कर रहे? जबकि पिछली बार जब इजराइल ईरान हुआ था तो हूतियों ने यहां से इजराइल पर फायर किए थे, लेकिन इस बार हूतियों ने कोई गोली फायर नहीं करी।
अब ये फायर नहीं करी, इसके बारे में कह रहे हैं ये इनकी वॉर स्ट्रेटेजी का कमाल है। इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी है ईरान वालों ने कि हम धीरे धीरे जब ये रास्ते से निकलकर लोग दूसरे रास्ते की तरफ जाएंगे तब तुम्हें आदेश दिया जाएगा कि अब तुम हालत खराब करो। तो हो सकता है आने वाले समय में ये वाला रूट ईरान की, यमन की वजह से बाधित होने लगे। मतलब दुनिया में अलग तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी अगर यह हालत हो गया। क्यों? क्योंकि अब तक तेल की दिक्कत थी, पर्शियन गल्फ और रेड सी से बाधित होने के बाद हमारे रशिया से आने वाला तेल भी बाधित होने लगेगा। अगर ये रास्ता रुकता है तो हमारे ट्रेड महंगे हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमें बिल्कुल केप ऑफ गुड होप से होकर के निकलना पड़ेगा, वो बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। ये वाली पाइपलाइन है जिसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कहा जाता है, और ये रास तनूरा करके जो रिफाइनरी है ना सऊदी की, वहां से निकाल करके यानबू पोर्ट तक जाती है। यानबू पोर्ट सऊदी का पोर्ट है और यहां तक ये गैस मतलब ऑयल पाइपलाइन जाती है। फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये पाइपलाइन 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से, बैरल प्रतिदिन के हिसाब से ऑयल सप्लाई कर सकती है। मतलब इतना ऑयल इसके अंदर फ्लो हो सकता है यहां से यहां तक। तो उसकी सप्लाई को फिलहाल ये यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तक तेल को पास करता था। उसमें मेजर तेल जो था वो होता खैर सऊदी अरब का ही था, क्योंकि सऊदी अरब का सऊदी अरामको सबसे बड़ी इस पूरे पर्शियन गल्फ की रिफाइनरी के रूप में कंसीडर की जाती है। अब यहां वाला रूट बाधित होकर के ये विकल्प के रूप में जो निकल कर आया है, ये दुनिया के लिए फिलहाल एक राहत भरी खबर है। ये वैसी ही खबर है जैसे ईरान ने भारतीय जहाजों को निकलने दिया था, ये वैसी खबर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जब बाहर निकल कर आती है, न्यूज बनती है, जहाजों की खबरें बनती है, तो ये अपने आप में बड़ी खबर बनती है कि साहब इस तरह से जहाजों का आना जाना शुरू हो गया। इसीलिए हेडलाइन कुछ इस तरह बनती है 2 दिन पहले कि जो कभी भूली बिसरी पाइपलाइन हुआ करती थी वो अचानक बहुत महत्वपूर्ण पाइपलाइन बन जाती है। भूली बिसरी क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने कभी बनाकर इसको छोड़ दिया था, इसका यूज करता था 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन ट्रांसफर के लिए, लेकिन मैक्सिमम उनका ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता था। अब ये अचानक उस पर 5 टाइम्स ज्यादा लोड बढ़ा दिया गया है, तो इस वजह से ये बड़ी सुर्खी बनकर आ गई है। 1200 किलोमीटर पाइपलाइन लंबी है। 1981 में जब ईरान इराक युद्ध हुआ था उस समय पर सऊदी ने समझदारी दिखाते हुए इस पाइपलाइन को बनाया था, और अब यह पाइपलाइन 7 मिलियन बैरल तेल ट्रांसफर करने में सक्षम है। कहीं 7 मिलियन है, कहीं 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बातें कही जा रही हैं। तो ये कुछ 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो यहां से निकल करके यानबू एक्सपोर्ट टर्मिनल तक जाती है। दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें ये हैं कि ईरान को अगर पता चल गया, क्योंकि ईरान इस बात से थोड़ी डर रहा है कि उसे यहां पर हमला करना आता है, यहां पर नहीं आता। जब उसके पास ऑलरेडी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि जाकर इजराइल पर हमला कर सकती है, तो वो तो यहां पर भी भेज सकता है। अगर उसने यहीं पर रोजाना भेजनी मिसाइलें शुरू कर रखी हैं, यहां पर उसने पहले ही इन पोर्ट्स के ऊपर, इन रिफाइनरीज पर इसने हमले किए हैं, तो वो तो यहां पर भी हमले कर देगा। तो मुद्दा यह है कि इन हमलों से बचा तो खैर हॉर्मुज से स्किप तो हो रहा है, लेकिन इसको बचा पाएंगे या नहीं, ये बड़ी बात निकल कर आ रही है। ठीक है साहब, तो 1981 की बनी हुई जो पाइपलाइन है वो 2026 के अंदर अचानक सुर्खियों के अंदर आ जाती है कि साहब ये विकल्प के रूप में बन गई है। ठीक है, तो सऊदी अरब जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार रखता है, वो यहां से अपनी कंपनी सऊदी अरामको की वजह से बढ़िया तेल बेच रहा है। ठीक है साहब, संकट के समय में ये उपयोगी बात बनकर आ गई ईस्ट वेस्ट गैस पाइपलाइन के नंबर पर। अब सवाल बनता है, चलो साहब सऊदी ने तो ये काम कर दिया, लेकिन इसकी कोई चुनौती है क्या? बिल्कुल साहब, चुनौती क्या है? चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है बाब अल मंडल स्ट्रेट, जो कि हूतियों के कंट्रोल में रह सकती है। क्योंकि हूती विद्रोही वो हैं जो कि यहां पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं सुन्नियों से। सुन्नी यहां पर हदी हैं, हदियों का समर्थन सऊदी का है, सऊदी का समर्थन जिनको है उन्हें हूती जो शिया समर्थित हैं वो टिकने नहीं देते। इसी के चलते कई बार यहां पर ऑयल के शिप हाईजैक हो जाते हैं, जहाजों पर आग लगा दी जाती है। यह घटना आपने तब भी सुनी थी जब इजराइल के साथ जंग चल रही थी, तब इस बाबे मंडल पर कई जगहों पर गोले गिराए गए थे। ठीक है, यहां पर ब्लॉकेड पैदा करने में यमन में बैठे हूती कामयाब होते हैं। तो पहली तो चिंता यह है। दूसरी जो चिंता है इस क्षेत्र से जुड़ी हुई वो ये है कि साहब सऊदी अरामको के ऊपर जब हमले हो सकते हैं तो साहब हमले तो यहां पर भी हो सकते हैं, ड्रोन तो यहां जाकर के भी हिट कर सकते हैं। जब सऊदी की रास तनूरा रिफाइनरी जो कि अरामको के ही बगल में स्थित है उस पर हमला कर दिया ईरान, तो वो यानबू पोर्ट पर भी हमला कर देगा। उसको लगातार हमले करने हैं क्योंकि उसको मार्ग बाधित करना है ताकि वो प्रेशर क्रिएट कर सके। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि 1981 में बनी पाइपलाइन है, 20-35 साल बीत चुके हैं। अब ऐसे में इतनी 35 मतलब इतने साल पुरानी अगर ये पाइपलाइन बन चुकी है तो अब सवाल ये है, 45 साल पुरानी हो गई ना, हाँ 45 साल पुरानी पाइपलाइन है। अब 45 साल पुरानी जो पाइपलाइन है उस पर अब इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, 5 टाइम्स ज्यादा इसको तेल सप्लाई करना पड़ रहा है। 7 मिलियन की कैपेसिटी है, 10 मिलियन तक पार कर दे रहे हो, पहले 2 मिलियन तक हो रहा था। तो इसके अंदर इंजीनियरिंग दिक्कतें आ सकती हैं, और ये रास्ते में फैल गई, कहीं से लीकेजेस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कैसा, आप कोई और ऑप्शन है क्या? है ऑप्शन तो एक आध और भी चल रहे हैं। वो क्या है? असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपको पता है ना, इसका ऑप्शन लोगों ने तैयार किया था। जैसे ये जो यूएई है ना, संयुक्त अरब अमीरात, इसके साथ क्या फायदा है ना कि ये पर्शियन गल्फ में भी है तो ये ओमान की खाड़ी में भी है, इसको दोनों किनारे मिले हुए हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जहाज भले ही आए, पाइपलाइन यहां से यहां तैयार की जा सकती है। तो इन्होंने पहले से ही कर रखी थी। तो सऊदी वालों की एक यूएई वालों की एक पाइपलाइन है जो हबशाह से होकर के फुजराह तक जाती है ओमान के अंदर। हालांकि दिक्कत यह कि इसकी क्षमता भी 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही है, लेकिन बाईपास लोगों ने बना रखे हैं। और यह पाइपलाइन जो है ये ओमान के रास्ते इधर से फिर तेल सप्लाई करने के यूएई का जो तेल है उसके सप्लाई में काम आ जाती है। ठीक है, तो पाइपलाइन की चर्चा इन दिनों हो रही है। तीसरी चर्चा क्या हो रही है? कतर जो है ना,
उसने गैस पाइपलाइन बिछा रखी है इन देशों के भीतर, तो वो पाइपलाइन के थ्रू इन दिनों काम कर रहा है। हालांकि ईरान उनको भी निशाना बना रहा है। ये कुछ पाइपलाइन के रूट्स हैं जो आपको मैप पर दिखाई दे रहे हैं, जिनके माध्यम से दुनिया भर के अंदर ऑयल और गैस, तेल समुद्र के अलावा भी ट्रांजिट किया जाता है। एक बड़ी पाइपलाइन अपेक्षित थी इराक से होते हुए ट्रांस अरेबिया, वो फिलहाल सक्रिय नहीं है, लेकिन जो लाइन सक्रिय है वो हमने आपको दिखाई, उनमें से सऊदी अरब वाली और यूएई वाली प्रमुख हैं। अब सवाल यह है कि साहब जब इस तरह से पाइपलाइन के थ्रू काम चल रहा है तो ये तो बाईपास का काम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा? तो देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के मतलब एनालिस्ट लोगों का यही मानना है कि चूंकि इनके साथ कोई आकर खड़ा नहीं हो रहा, अब ये दो काम कर सकते हैं, या तो खिसियाहट में सऊदी पर बड़ा हमला प्लान कर सकते हैं, सॉरी ईरान पर बड़ा हमला प्लान कर सकते हैं कि भाई कोई भी नहीं है तो चलो मैं तो पूरी तरह से ऐसा काम कर दूंगा कि अब मैंने दिखा दिया कि देखो हम अकेले भी कुछ कर सकते हैं। या फिर ये जैसे स्थितियां छोड़कर भागते हैं, जैसे ग्रीनलैंड का मसला छोड़कर भाग गए, कनाडा भूल गए, मामलों को भूल जाते हैं कि ठीक है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, साउथ कोरिया को तो नॉर्थ कोरिया को इन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया, उसको छोड़ दिया, तो हो सकता है कि ये कह के निकलने मेरा क्या है, जैसे पिछली बार अफगानिस्तान से निकल लिए थे। तो ऐसा भी ये कर सकते हैं। मतलब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप